देखो ध्यान से समझिए, जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है कि आपका संसद का 3 अंग होता है। साउंडली बोलिएगा, कौन कौन सा अंग? ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, और उसके बाद बताया गया था संसद जो होता है, शासन प्रणाली हमारे कहाँ के, किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पाई जाती है। तो ब्रिटेन में जो संसद की कार्य व्यवस्था रही होगी तो डेफिनेटली है कि इंडिया में भी वो लागू रहा होगा। ठीक है, तो वही बात बोला गया है। देखिए यहां पर भी वही चीज लिखा गया कि द राष्ट्रपति का जो है सिस्टम जो होता है वो ब्रिटिश शासन से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। क्यों? जिस प्रकार ब्रिटेन में जो होता है वहां का जो प्रधान होता है, मुख्य माना जाता है, प्रमुख माना जाता है उस दे ब्रिटेन का, तो उसमें होता है राजा और रानी होता हुआ करते हैं वहां पर। उसी प्रकार हमारे देश का जो प्रमुख माना जाता है या फर्स्ट नागरिक माना जाता है या प्रथम व्यक्ति माना जाता है वो भारत के राष्ट्रपति को माना जाता है। ठीक है, वो संवैधानिक रूप से उसे राष्ट्रपति को प्रमुख या प्रथम नागरिक माना जाता है। पहली बार में वही दिया गया। तो जब हमारे प्रमुख रहेंगे तो उनके पास कुछ शक्तियां दी जाती है, तभी तो वो काम कर पाएंगे। जैसे आपको बताए थे कि कोई भी बिल या कोई भी विधेयक अगर वो लोकसभा जाएगा, लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से जब तक उन पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक वो विधेयक को प्रमाणित पब्लिक के लिए इशू नहीं किया जा सकता है, ये बताया गया था। तो वही जो होता है राष्ट्रपति के दायरे में संघ कार्यपालिका का वही लिखा गया है। देखिए पढ़ दे रहे हैं शुरू से। पहली में आपको वही चीज लिखा हुआ था, भारत में ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सी शासन व्यवस्था? संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। कहां के अथी में? ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था है वही भारत में अपनाई गई है। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है जिस प्रकार ब्रिटेन के राजा व रानी देश की औपचारिक प्रमुख होते हैं, ठीक उसी प्रकार भारत के राष्ट्रपति भी हमारे क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होते हैं। माने संविधान में हमारा बताया गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो संवैधानिक तौर से हेड होंगे। ठीक है, प्रमुख होंगे। ठीक, और वो जो होंगे दूसरी उन्हें मान्यता दी गई है कि वो भारत के प्रथम नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, तीसरे उन्हें पावर, आपको जब इसके वीटो पावर पढ़ाएंगे राष्ट्रपति के बारे में तब पूरे डिटेल में चलेंगे कि राष्ट्रपति जब हमारे देश के मनोनीत होते हैं तो कौन कौन से उन्हें पावर दी गई है, बिना पावर का कैसे काम होगा। तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं इसलिए छोटे छोटे आइडिया के साथ चलेंगे। लास्ट सेक्शन में जब जाएंगे तो इसके पूरे वीटो पावर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए तो ये क्या होते हैं? संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं हमारे देश का? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता, सदृढ़ता के प्रतीक होते हैं और वही बात के आधार पर लिखा गया है कि भारत के प्रथम नागरिक। समझ में आई बात? तो भारत के प्रथम नागरिक अभी वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि वो अभी हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति है। ठीक है, और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़। ठीक है, तो वही बताया गया है कि नागरिक होते हैं। देखो इसका मेंशन, क्योंकि आपको पहले बताया गया है कि कुछ भी बात हमारे संसद में जो मेंशंस है वो अपने से नहीं, वो संविधान के तहत ही सब काम होता है। तो उसी संविधान के तहत में बताया गया है, संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा। देखिए इस वर्ड से सावधान रहिएगा, मतलब ये होना ही है। इसको आप इस पद को रिक्त नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में जब एक राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो उसे 6 महीने के अंदर किसी भी कीमत पर भरना ही पड़ेगा। उस पद को आप रिक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे संविधान में अनुच्छेद जो होता है 52 के तहत ये फोर्सफुली कहा गया है कि अनुच्छेद आर्टिकल 1952 के तहत हमारे देश में जो होंगे राष्ट्रपति का पद वो खाली नहीं हो सकता है, उसको किसी भी कीमत पर भरना होगा। ठीक है, इसीलिए देखिए ये फोर्सफुली बोला होगा, मतलब करना ही होगा। जैसे बोलते हैं ना हम लोग नहीं आज हम पढ़ने जाएंगे ही जाएंगे, मतलब जाना ही है, कोई इसका विकल्प नहीं है। ठीक है, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगा। तो वही बात हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया राष्ट्रपति के बारे में? अनुच्छेद 52। संविधान के अनुच्छेद जो आर्टिकल 52 में यह स्पष्ट किया गया है कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति का पद है वो होना ही होगा और वो पद रिक्त नहीं रह सकता है। अगर किसी कारण बस आगे बताएंगे अभी रिक्त रहेगा तो उसे 6 महीने की अवधि के अंदर उसको भरना पड़ेगा।
ठीक है। अगर राष्ट्रपति नहीं है, इसीलिए हमारे देश में उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं, तो उसकी कार्यभार को कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति संभालेंगे। भाई उपराष्ट्रपति नहीं है तो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो उस पोस्ट को राष्ट्रपति करेंगे, संभालेंगे। अब बोलेंगे वो भी नहीं है तो जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ, जो सबसे सीनियर होंगे न्यायाधीश, वो उस पोस्ट को एज ए कार्यवाहक अधिकारी के रूप में वो कार्य करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर। समझ में आई बात? तो इतनी लंबी प्रक्रिया देखिए सोच के रखा हुआ है, क्योंकि ये इंडिया है, कुछ भी हो सकता है, एकदम पूरा सीरीज बना दिए, कहीं फॉल्ट नहीं। तो देखिए हम लोग जो सोचिए कि उस समय तो हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था इंडिया में, तो कितना माने फ्यूचर को लोग जानते थे, भाई समानी करके रखे थे कि कहीं कुछ छेड़खानी नहीं हो सकता है। कुछ है तो नहीं कि आज टीचर नहीं आए तो आज छुट्टी मार दो ना, नहीं है तो डेप्यूटी टीचर वहां रखा हुआ है, वो नहीं है तो दूसरा आएगा, लेकिन क्रम एकदम चलेगा। मतलब हमारे देश का जो सिस्टम है कहीं बिगड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए हमारे देश का जो संविधान बनाया गया है वो पूरी दुनिया में सर्वमान्य रखा गया है। इसलिए रखा गया है क्योंकि पूरी दुनिया का जो अच्छी अच्छी चीजें थे सबको कलेक्ट करके बनाया गया है। समझ बात? तो देखिए वही आगे लिखा गया। तो हमारे देश के राष्ट्रपति का पद जो होता है किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? अनुच्छेद 52 के तहत रखा गया है। अब उसके बाद लिखा गया है भारत में संघ कार्यपालिका का प्रधान, संघ कार्यपालिका मतलब वो संघ में जो इसकी कार्यपालिकाएं जो होती है तो उसका जो मुख्यता बनाया गया उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, मुख्य न्यायवादी होते हैं। ये सभी मिलकर के कार्यपालिका का गठन किया जाता है। क्योंकि आपका राष्ट्रपति हुआ, राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति उस काम को करेंगे, उपराष्ट्रपति जब रहेंगे तो क्या डिसीजन से महान्यायवादी आपका आएंगे। फिर उसके बाद मंत्री परिषद के बारे में आपको आइडिया दिए कि अगर प्रधानमंत्री के कार्य राष्ट्रपति के कार्य में सहयोग करने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, तो इसीलिए ये संघ कार्यपालिका के अंतर्गत कुछ मेंबर्स को रखा गया है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, मंत्री परिषद, ये 4 मेंबर्स बन करके ग्रुप तब वो कार्यपालिका का संचालन करते हैं। समझ में आई बात? तो वही बोला गया है इसका प्रमुख किसको बनाया गया है? राष्ट्रपति को। क्योंकि कोई भी अगर नियम पास हुआ जहां पर राष्ट्रपति का जब तक सिग्नेचर नहीं हुआ, हस्ताक्षर, तब तक उसे सर्वमान्य नहीं माना जाता है। कौन सा? समझ में आई बात? तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में संघ कार्यपालिका का प्रधान किसे माना गया है? किसे माना गया है? पूरा एनर्जी से बोलिए, किसे माना गया है? राष्ट्रपति को माना गया है। इसीलिए बोला गया है संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति ने निहित होती है। मतलब वो जब सारे वो किस तरह का काम होना है, किस ऑर्गेनाइज होना है, क्या फंक्शन होना है, वो किसकी निगरानी में होगा? राष्ट्रपति की निगरानी में होगा, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करते हैं। और वो भी मेंशन किया गया हमारा अनुच्छेद में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 53(1) में, भाग 1 होता है 53 के अनुच्छेद 1 में ये संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। किसमें, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 53(1) मतलब 1 जो बोल सकते हैं, कॉप बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये 53(1) में ये मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति की जो संघ कार्यपालिका है वो होना चाहिए और उसके प्रधान भी राष्ट्रपति को ही बनाया गया है। और राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? 52। मतलब ये पद रिक्त नहीं हो सकता है, वो पद को भरना ही पड़ेगा भारत में। यहां तक कोई दिक्कत? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? 52। कार्य संघ कार्यपालिका का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 53। कार्य संघ कार्यपालिका के कितने सदस्य होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी और मंत्री परिषद। समझ में आई बात? चलिए अब आइए, अब जब राष्ट्रपति के पद पर जाएंगे तो उसका कंडीशंस है कि राष्ट्रपति अगर बनना है तो उसमें क्या क्या उस व्यक्ति के अंदर योग्यता होनी चाहिए जिससे वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। मतलब उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो पहला कंडीशन शुरू से ही बताया गया है, हमारे देश में कोई भी संवैधानिक पद पर अगर जाते हैं तो भारत का नागरिक बनना पड़ेगा।
तो वही कंडीशंस बताया गया, पहले में वही लिखा गया है। वो किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है? 58। मतलब राष्ट्रपति में अगर योग्यता क्या क्या होना चाहिए उसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद कितने अंतर्गत बताया गया है? 58 के अंतर्गत बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित क्वालिफिकेशन से हटाएं होनी चाहिए। पहला उन्हें होना चाहिए भारत का वो नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। बगल वाला विद्यार्थी सो रहा है, नहीं पढ़ेगा, पानी मार लीजिए। अगर पढ़ना जानते क्या है भाई, जरूरी है ना, आंख बढ़ेगा तब फिर रोगे तो फिर याद आएगा तो घरे भागोगे, आज छुट्टी मारोगे, तब फिर छुट्टी मारोगे तो नौकरी नहीं होगा तो फिर पढ़ने आओगे तो फिर बाबूजी का पैसा बर्बाद करोगे, पैसा बर्बाद करके फिर कमाने धमाने चल जाओगे। तो सर्कल चलना चाहिए ना, हमारा इन्वायरमेंट एक सर्कल में चलता है। चलिए तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए राष्ट्रपति के पद के लिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं भूलिएगा कि राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। और प्रधानमंत्री के लिए 25, और राज्यसभा के लिए 30, 25, 30, 35। 25 संसद का चुनाव के लिए, राज्यसभा के लिए 30, और राष्ट्रपति बनने के लिए इतना डिफरेंस पर चलेगा 5-5 साल का। तो अगर राष्ट्रपति का पद पर कोई अगर चुनाव लड़ता है तो उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 साल होना चाहिए। और नीचे में वही पूरा जितना बताया गया है लिखा गया है, कोई लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा के चुनाव में किसी व्यक्ति को जो जो योग्यता होनी चाहिए वो सारी योग्यता राष्ट्रपति के पोस्ट पर होना चाहिए जाने के लिए। ठीक वही थे ना, उसे दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागलपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही सब कंडीशन लोकसभा के चुनाव में। तो इसका मतलब ये हुआ इस लाइन का कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव लड़ते हैं तो लोकसभा का चुनाव के लिए जो जो योग्यता होनी चाहिए वो उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। यही थर्ड लाइन में मेंशन कर दिया गया है। और अंतिम में वही लिखा गया है, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ के पद से थोड़ा सा इसका नोट्स में समझिए ध्यानपूर्वक। लाभ का पद मतलब हमारे देश में राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा के सभापति के पद या संघ अथवा राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। हमारे संविधान में वर्णित है कि लाभ का पद का निर्माण संसद द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में जो अभी हमारी वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार राष्ट्रपति का पोस्ट होगा, उपराष्ट्रपति का पोस्ट हुआ, या राज्य के राज्यपाल होंगे, या संघ या राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं घोषित किया गया है। इन सभी पदों को छोड़कर बाकी किसी भी पोस्ट पर होंगे तो उसे लाभ का पद माना जाएगा। समझ में आई बात? तो याद रखिएगा कौन कौन सा पद लाभ का पद नहीं माना गया है। कोई विद्यार्थी बोलता है, कोई खाली बस मने मने बोलता है, ई का लॉजिक है। तो सोचे जब मेरा आप समझ में ना काहे नहीं याद होता है। यहाँ पर आपको बुलवाते हैं, रटवाते हैं, समझाते हैं, फिर वीडियो में आप देखते हैं, लिखते हैं, रटते हैं, 4-5-6 प्रक्रिया से गुजार रहे हैं और तैयो इतना बड़ा खोपड़ी में नहीं जा रहा, तब तो भगवान ने बचाएगा। तब किताब से कार रटते होंगे, हमको यही लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति के पद के लिए किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 58। पहला क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। उनकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। अगला उसका लोकसभा सदस्य के निर्वाचन होने वाली सारी योग्यता होनी चाहिए। अंतिम में क्या बोला गया है? वो किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक है, और अंतिम में बोला गया है हमारे देश में किस पद को लाभ का पद नहीं माना गया है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और राज्य के मंत्री पद के लाभ का पद, ये सभी जितने पद होते हैं उसे लाभ का पद नहीं माना गया है। समझ में आई बात? ये हुआ एक राष्ट्रपति के मतलब समझ लीजिए कि कोई पोस्ट पर खड़ा होंगे उसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। ठीक, अब योग्यता का काम खत्म तो उसके अगला काम आएगा। देखिए राष्ट्रपति का पद जो होता है उसका डिसीजन जो होता है आम जनता के चुनाव के द्वारा नहीं होता है,
उसका चुनाव संसद के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य के द्वारा होता है। तो जब भी राष्ट्रपति का नाम का फॉर्म का नॉमिनेट किया जाएगा तो कम से कम 50-50 प्रस्तावक और अनुमोदक का होना, सपोर्ट होना चाहिए। सब 50 मेंबर मिलके जाएंगे कि नहीं हम इस व्यक्ति को खड़ा करेंगे। इसीलिए आप जब देखते हैं कि राष्ट्रपति का जब चुनाव, बोलो बोलो बोलो, कुछ बोला है तो बोलो, तो अपने अपने बतिया ले लग जाते हैं। एकाग्र रहिए, कम से कम एकाग्रता रखिए, बनाए रखिए, ठीक है। इतना अच्छा डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहे, इतना अच्छा एनवायरनमेंट में पढ़ा रहे। तो कहने का सेंस ये हुआ कि राष्ट्रपति का कोई होगा तो आप लोग देखते होंगे अगर न्यूज में भी, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो सभी दलों के पास जाके मिलते हैं कि नहीं आप हमें समर्थन कीजिएगा, पोस्ट दीजिएगा, और उसमें भी प्रेफरेंस नंबर डाला जाता है। तो उतने नहीं जाएंगे। तो इसका सिंपल से याद रखिए कि कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के पद पर जाना चाहते हैं तो उसे 50, कम से कम 50-50 सदस्यों का आपका समर्थक, मतलब निवाचक जो उसको खड़ा करना चाह रहे हैं, और उसके सपोर्टर, अनुमोदक किया जाना जरूरी है, ठीक। लेकिन 1997 से पहले तक जहां 50-50 की संख्या होती थी सपोर्टर का, अनुमोदकों का, वहां पहले 10 हुआ करता था। पहले 10-10 से ही काम चल जाता था। कब? 1997 से पहले। लेकिन 1997 के बाद अब इसकी कंडीशन 10-10 नहीं, कितना कितना हो गया? 50-50 होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति के पोस्ट के लिए आप चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं तो बोले कोई समर्थक ही नहीं है, तब तो हर बोलेंगे ना कि हम राष्ट्रपति बन जाएंगे, ठीक है। बोलते हैं नहीं, कोई डायलॉग गुस्सा में बोलते हैं, राष्ट्रपति हो गया है क्या, है ना, क्या भेटनर बन गया है, डायलॉग फेमस है। चलिए अब देखो, जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़िएगा तो उसमें कुछ जमानत पैसा भी दिया जाता है। तो बहुत ही सोचिए, अभी हमारी परंपराएं से जो चल रही है अभी भी उसी को रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसे जमानत के तौर पर 15,000 रुपया ये हमारे बैंक में या भारतीय रिजर्व बैंक के सरकारी खजाने में जमा कराना पड़ता है। अगर वो 15,000 रुपए जमा करा दिए एज ए जमानत राशि के रूप में माना जाता है। और बोलो बोलो बोलो, कुछ बोलना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, भगवान बचाए, तब तो राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। आप समझ में आए ना कि कहां सोच रहे। अब ये भी राष्ट्रपति बने खोज लिया कि भैया 1.5 लाख तो बाबूजी पैसे नहीं देगा, तो अब राष्ट्रपति हम कहां से बनेंगे। आंख में पड़ा कि इसका ट्रांसफर हो गया दूसरा का बात। साइड इफेक्ट होता है, अभी एज है, अभी उम्र की वो सीमाएं हैं, ठीक है। ये रुपीस का साइन है, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए, डीजे का डांस में नहीं दिखता वहां फोटो वोटो का आएगा, लेकिन यहां वाला में धुंधला दिखता है सर। चलिए आइए, तो जमानत जो राशि है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपको 15,000 रुपए ये सरकारी खजाने या भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करानी पड़ेगी। अब ये पैसा आपको जब्त तब मान लिया जाएगा तो जितनी इनको सीट है संसद के चुनाव में, माने राष्ट्रपति के चुनाव में, अगर उसका 1/6 भाग मत नहीं प्राप्त करेंगे तो पैसा रिटर्न नहीं होगा आपका, वो जब्त कर ली जाएगी पैसा। तो वही लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ते हैं तो उसे जमानत के तौर पर कितना पैसा जमा करना पड़ता है? 15,000 रुपए जमा करना पड़ेगा। यदि कोई उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि को क्या किया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा, मतलब वो रिफंडेबल नहीं होगा। समझ में आई बात? तो अगर आप 1/6 वोट लेके आ जाते हैं तो आपका 15,000 रिफंडेबल है, और नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? तो हमारे जमानत राशि, तो राष्ट्रपति का आपका समझ में आ गया। तो राष्ट्रपति के लिए अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसमें निर्वाचकों की संख्या वर्तमान में कितना होना चाहिए? 50। और 1997 से पहले कितना था? 10 था। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि कितना है? 15,000 रुपया। अगर कोई व्यक्ति जमानत राशि उसकी जब्त कब कर ली जाएगी? कुल वैध मतों का 1/6 मत अगर वो नहीं लाया तो उनकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो कॉपी में देख ले, भगवान बचाए। यहां हम पढ़ा रहे तो पीछे वाला क्या कर रही है? अब उसको बंद कीजिए कॉपी किताब। इतना आप लोग फैसिलिटी, कुछ लिखना ना पढ़ना, डायरेक्ट दिमाग के में जाना चाहिए। कुछ नहीं, आपका हेजिटेशन नहीं कि बोल रहे हैं, छूट रहा है, लिख रहा है। यहां तो कितना अच्छा सुविधा दी है, एकदम डायरेक्ट नेटवर्क, 6G 5G चल रहा, 6G दिमाग में सीधा,
कोई दाया बाया नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, अब राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा, पैसा जमा करा दिए, योग्यता दे दिए, क्या क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति का क्या पदवी होता है बता दिया गया, योग्यता बता दिया गया। अब चुनाव की प्रक्रिया था, जब चुनाव की प्रक्रिया चलेगी तो कैसे चलेगी वही बताया गया। बोला गया है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि वह निर्वाचन से पूर्व वह सदस्य होता है तो निर्वाचन की तिथि से उसके स्थान को रिक्त माना जाएगा। सपोज दैट कि आप राष्ट्रपति के चुनाव को पद पर लड़ रहे हैं, तो अगर वो संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, मेंबर नहीं होना चाहिए, ना राज्यसभा का, अगर है अभी तक है, तो सपोज दैट आज चुनाव होने वाला है, तो आज के डेट से आपकी मान्यता खत्म हो जाएगी संसद की। मतलब आपका पद आप नहीं है, आप एक आम आदमी है वो समझा जाएगा। तो कब? जब जिस दिन आपका निर्वाचन की तिथि से, आज चुनाव है, कल तक थे, लेकिन आज राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा, आप किसी भी सदस्य कोई भी पोस्ट पर है तो आपकी सदस्यता को रिक्त माना जाएगा, मतलब आप एक आम आदमी बन गए। समझ में आई बात? तो याद रखिएगा, वही लिखा गया है राष्ट्रपति जो होता है संसद के किसी भी सदन का या किसी भी राज्य द्वारा निर्वाचित विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो जिस तिथि को राष्ट्रपति का चुनाव होगा उस दिन से उसका वो पोस्ट, वो पदवी को रिक्त माना जाएगा। माना था मतलब वो एक आम आदमी बन गया है। सही माई बात? ये भी मेंशन है, न तो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं ना, अच्छा वोट नहीं देंगे, ठीक है आओ हम मंत्रालय में काम करावे ले। समझ में आई बात ना? तो इसीलिए किसी तरह का फोर्स ना बनाया जाए, ये हमारे संविधान में एकदम स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव एकदम क्लियर होना चाहिए। अगली बात वही लिखा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल एग्जामिनेशंस, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, ये सेंटेंस, ये ग्रुप को नहीं भूलिएगा। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही एकमात्र हमारे देश के व्यक्ति थे जो 2 बार राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। और हमारे देश के संविधान में ऐसा मेंशन है कि आप राष्ट्रपति का चुनाव चाहे जितनी बार लड़ सकते हैं, लेकिन अमेरिका के संविधान में यह मेंशन है कि राष्ट्रपति का चुनाव 2 बार से ज्यादा आप नहीं लड़ सकते हैं। वही लिखा होगा, कहीं पर लिखा हुआ है ना, देखिए। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होते हैं, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, वो कितने बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? 2 बार। कब कब चुने गए हैं? 1950 और 1962 में। हमारे देश के जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, मूल रूप से कहां के निवासी थे? बिहार के निवासी थे। और वो भी हम ही लोग का नाम थे पहले, अभी हम लोग झारखंड आ गए। तो सोचिए कितने थे, गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रथम जो राष्ट्रपति बने वो हम ही लोग के राज्य से मनोनीत किए गए। हाँ, तो झारखंड के मूल निवासी नहीं है, उड़ीसा की है। तो राज्यपाल तो कहियोगे तो भारत तो कहीं का भी रहेगी तो भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो राष्ट्रपति कैसे बनेगी? ठीक है, हाँ ये कह सकते हैं हमारे झारखंड के राज्यपाल वो रह चुकी है, इसीलिए हाँ बोल प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, ये बोल सकते हैं आप। ठीक है, हमारे देश के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बने हैं। और बोला जाएगा कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? प्रतिभा पाटिल। समझ में आई बात? ये याद रखिएगा। तो रिमाइंड फिर से कर लीजिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार बने हैं? 2 बार। कब कब बने हैं? 1950 और 1962। तो हमारे देश के संविधान में एक मेंशन है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक जो योग्यता राष्ट्रपति बनने के लिए रखता है, वो राष्ट्रपति का चुनाव जितनी बार चाहे उतनी बार वो लड़ सकता है। लेकिन अमेरिका के संविधान में मेंशन है कोई भी व्यक्ति वहां जितनी भी योग्यता रखता है मात्र 2 बार ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएगा, उससे ज्यादा नहीं लड़ पाएगा। वही लिखा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अब ये राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आई। अब इसके आगे की प्रक्रिया से लिए अब निर्वाचन। अब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो इसमें कंडीशंस लगा हुआ है, तो वही लिखा हुआ है राष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचक मंडल कैसे होगा, कौन कौन व्यक्ति वोट डाल पाएगा,
क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, वो सदन के सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो पार्टिसिपेट करेंगे वो संसद के सदस्य होना चाहिए या राज्यसभा के सदस्य होना चाहिए। ये दो कंडीशंस, और इसमें दो कंडीशन 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दो बातें और जोड़ गई है, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित राज्य है वहां के लोग भी मध्य राज्य जो और आपका जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो लोग भी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओनली दो केंद्र शासित राज्य, और वो दो केंद्र शासित राज्य आपका कौन कौन सा है? दिल्ली और पुडुचेरी। कभी इसमें नहीं लिखा होगा, वो एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि दो केंद्र शासित राज्य ऐसे कौन से हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो वो दो राज्य आपका दिल्ली और पुडुचेरी रहेगी बात। और बाकी जितने भी राज्य हैं और संसद सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो वो देखिए वही में लिखा गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 54 में, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदन के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदन, तो संसद के दो सदन कौन कौन सा होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। दोनों सदस्य के जो मेंबर्स होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, शामिल करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सांसद अथवा राज्य, और देखिए यहां लिखा हुआ केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं में निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं। तो सभी नहीं, ये केंद्र शासित प्रदेश में दो केंद्र शासित प्रदेश, एक दिल्ली है और दूसरा है पुडुचेरी। ये दो जगह है जो व्यक्ति, दो राज्य केंद्र शासित ऐसा है जहां के वहां पर जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग ले पाएंगे। स्वयं आई बात। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना दो, वो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, आइए अब जब राष्ट्रपति का आप अयोग्यता बता दिए, चुनाव कैसे होगा लड़ लिए, अतः वो काम करने जाएंगे। तो अब काम करने का मतलब कार्यपालिका कार्यकाल कैसे होगा, तो वही मेंशन किया हुआ है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कब? जब वो पोस्ट पर आज वो हस्ताक्षर किए वहां से 5 साल तक गिनती होगी, चुनाव से नहीं। आज आप इस पदवी पर आज की तारीख पर बैठ गए तो आज से लेकर के 5 साल तक जब अवधि रहेगी उस अवधि तक आपके राष्ट्रपति के कार्यकाल कर सकते हैं। वही लिखा गया है वो संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से जिस दिन वो राष्ट्रपति के पोस्ट पर गए उस तारीख से लेकर के 5 वर्ष तक पद धारण करेंगे, परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर राष्ट्रपति चाहे कि हम अपना त्याग पत्र दें तो वो त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। स्वयं आई बात। और उनकी कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। कब से? जिस दिन वो आज सिग्नेचर के पोस्ट से लेकर के जब 500 लोगों ने चुनाव का डेट से नहीं, चुनाव जिस दिन उनकी वो सर्वमान्य नियुक्त हो गए राष्ट्रपति का पोस्ट पर और आज वो पद धारण करने जा रहे उस तारीख से लेके 5 तारीख, 5 साल तक। और वो किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है? अनुच्छेद 56 में ये मेंशन किया गया है कि एक राष्ट्रपति का कार्यकाल कितनी अवधि का होगा। ठीक, 5 वर्ष। उसके बाद देखिए कंडीशंस क्या लिखा हुआ है। जब वो त्याग पत्र देंगे तो उसकी भी कंडीशंस होती है। क्या? राष्ट्रपति जब उस राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे तो उपराष्ट्रपति तुरंत इसकी सूचना देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित करेंगे कि नहीं, हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति हैं वो त्याग पत्र दिए हैं। तो वो उपराष्ट्रपति जो होंगे वो लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना देंगे और लोकसभा के अध्यक्ष पूरी संसद को सूचना दे देंगे और उपराष्ट्रपति जो हमारा राज्यसभा के सभापति होती है वो राज्यसभा को सूचना दे देंगे, फिर हमारा चुनाव होगा। लेकिन ऐसा अभी तक हमारे देश में कभी भी नहीं आया। आगे चल के बताएंगे किन किन अवस्थाओं में यह पद रिक्त होता है। तो महाभियोग लगाया जाता है, उस महाभियोग के अंतर्गत ही राष्ट्रपति के पद को हटाया जा सकता है। उसकी कंडीशन कुछ है, संवैधानिक पद है, क्या क्या वो अपने अगर किसी कारणवश अपने पदवी का दुरुपयोग करेंगे
तब उसे महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसकी पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा कभी भी राष्ट्रपति का पद को नहीं हटाया जा सकता है। एक गरिमामय पद है, हमारे देश के अभी तक सौभाग्य है ऐसा महाभियोग की कभी भी अवस्था नहीं आई है हमारे देश में। इसीलिए हमारे जितने भी देश के राष्ट्रपति बने हैं वो अपनी कार्यकाल पूरा करने के बाद ही अपने पद को छोड़े हैं। समझ में आई बात? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देगा तो किन्हें अपना त्यागपत्र देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, इसके बाद देखिए क्या हुआ है। बताया गया है राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 की उपबंधी में महाभियोग, जो बात कर रहे थे आपको, अगर राष्ट्रपति महोदय किसी भी हमारा जो संविधान बना है उस संविधान को अपने मर्जी से अगर कहीं चेंज किए, क्योंकि वही मेन होते हैं, अगर संविधान बना के हस्ताक्षर कर दे चेंज हो गया, तो अगर हमारे संविधान से किसी प्रकार अतिक्रमण मतलब छेड़छाड़ करते हैं तो उसके लिए भी वो सिस्टम बनाया गया है। क्यों? क्या सिस्टम बनाया गया है? अनुच्छेद 61 के तहत उन्हें महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। देखा जाता है ना कि जैसे इंडिया में नहीं है, अदर कंट्री में जैसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है सभी सेनाओं के प्रमुख होते हैं जितने भी सेनाएं होते प्रमुख होते हैं, सारे कमांड अपना लिए बोलेंगे देश में सेनापति क्या राष्ट्रपति शासन लग जाए तो हमारे संविधान का खिलाफ हो जाएगा कि नहीं? तो उसको कैसे हटाया जाए? तो हमारे संविधान में वर्णन है अनुच्छेद 61 के तहत उनके ऊपर महाभियोग लगा करके उनके पोस्ट से उन्हें हटाया जा सकता है। सही में बात? अभी आप रखने बड़ी ईमानदार हैं, बाद में अगर बेईमानी आ जाएगा तब, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है हमारे देश में, अदर देश में हुआ है। तो हमारे देश में सोचिए, ये भी सोच के रखा हुआ है कि कहीं किसी के लिए भी कोई अगर गड़बड़ है तो तुरंत उसके डॉनिक दवा रेडी है, तुरंत आर्टिकल लगा दो उसके साथ, अब बस तुरंत उसको हटाओ वहां से। सही बात? तो सोचिए हमारा देश का जो एकदम मेन विटामिन है कहाँ है? संविधान में है। संविधान अगर नॉलेज है, संविधान से कोई बढ़कर हमारे देश में नहीं है। सभी कार्य कायदा, कानूनी, कार्यपालिका, न्यायपालिका जितनी भी शक्तियां चलती है वो हमारे संविधान के अंतर्गत ही सारा चलती है। सही बात? तो महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? 61। किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा, अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाएगा। आगे बोला गया है राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक वो पद पर बने रहेंगे जब तक कि कोई नया व्यक्ति राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाते हैं। ये जैसे सपोज दैट कि अब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया तो 5 साल के उनका कार्यकाल था, तो जब इलेक्शन होगा राष्ट्रपति नया बनेंगे तभी तो पोस्ट पर आएंगे। तो उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वो अपने एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते तब तक रहेंगे जब तक कि उस पोस्ट को नया राष्ट्रपति नहीं मिल जाता है। क्योंकि हमारे संविधान में मेंशन है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रह सकता है। ठीक है? तो देखिए आगे लिखा गया है, सुनिए ध्यान से। अब देखो ये हमारा मानव जीवन है, कहीं भी कुछ घटनाएं घटित हो सकती है, तो सोचो घटनाएं घटित होगी तो उसके लिए भी सिस्टम बनाया गया है कि अगर राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति काम करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति, देखिए वही लिखा गया है कि राष्ट्रपति का पद अगर किसी कारण में मृत्यु हो जाए, वो त्यागपत्र दे दे, महाभियोग लग जाए या किन्हीं अन्य कारणों से अगर वो पोस्ट रिक्त हो जाए तो उसका कार्यकाल कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति चलाएंगे ऑन अर्जेंट। जब तक चुनाव नहीं होगा तो कौन चलाएंगे? तो उपराष्ट्रपति। और अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। किस रूप में काम करेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेंगे? उपराष्ट्रपति काम करेंगे। किन किन दशाओं में? जब उनकी मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे या महाभियोग लग जाएंगे तो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे। ठीक है? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ कुछ तो बोलो, तो बोलो तो पूरा अच्छा तरीका से बोलो। देखो हम कितना अच्छा तरीका से बोलते हैं। चलिए आगे देखिए। अब देखिए कंडीशंस क्या, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, सपोज दैट कि अभी सपोज कि राष्ट्रपति का कार्यकाल किसी कारण वो त्यागपत्र दे दिए या किसी कारण से उनकी डेथ हो गई तो उपराष्ट्रपति देंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहा तब तो वो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो काम करेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तब तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ नागरिक मतलब वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उसमें भी तो बहुत सीनियर होते हैं, तो वो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। सही बात?
तो देखो सबका चेन बना हुआ है। राष्ट्रपति नहीं रहा तो कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति न रहे तो कौन? मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे तो कौन? वरिष्ठ सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। वही सब लिखा गया है। आपका लिखा गया यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, और यदि तो यह भी पद रिक्त हो तो सर्वोच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे वो कार्यवाहक के राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और आपको बता दिया गया है कि राष्ट्रपति का पद 6 महीने से ज्यादा रिक्त नहीं होना चाहिए, वो 6 महीने के अंदर से फुलफिल करना चाहिए। वही लिखा गया है कि पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक है। वर्तमान या भूत राष्ट्रपति संविधान के अन्य अपवादों से अधीन रहते हुए इस पद के लिए पुनर्निर्वाचित का पात्र होंगे, या कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे लड़ सकता है। मतलब सपोज दैट कि आपकी कार्यकाल पूरा हो गया, तो अगर आप अभी राष्ट्रपति के पद पर है तो आपका कार्यकाल खत्म हो गया, तो फिर बोलेंगे नहीं हम ही राष्ट्रपति को चुनाव फिर लड़े, तो लड़ सकते हैं, उसमें बंदिश नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत में जितनी बार चाहे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति हो और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इससे पहले आपको बताएं कि अगर राष्ट्रपति है तो क्या हुआ, जिस दिन आपका आज चुनाव डेट है उस समय तो आप एक आम नागरिक बन जाएंगे, उस समय सारी पदवी खत्म होगी, तो अब आप राष्ट्रपति नहीं रहे, आज तक है आप राष्ट्रपति, कल चुनाव हुआ तो आप एक आम नागरिक बन गए। समझ में? इसीलिए हमारे संविधान में मेंशंस है कि जिस दिन राष्ट्रपति का चुनाव हो उस तिथि से वो एक आम नागरिक बन जाएंगे, मतलब वो आम नागरिक की तरह उनकी योग्यताएं रहेगी। दूसरी बात आपको बताया गया है, अगर अभी सपोज दैट कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो अगर वो चाहेंगे नहीं हम दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़े तो लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, क्योंकि हमारे संविधान में मेंशंस है कि कोई व्यक्ति कितनी बार चाहे उतनी बार वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब राष्ट्रपति जब चुनाव लड़ेंगे तो शपथ भी ग्रहण करेंगे। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, कि राष्ट्रपति जो महोदय होते हैं वो किनके समक्ष वो शपथ ग्रहण करते हैं, तो शपथ ग्रहण करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष वो शपथ ग्रहण लेते हैं। तो वही बोला गया है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा इस कार्य को संपन्न कराया जाता है। क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो 90% स्टूडेंट मार देता है क्या उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति नहीं होगा, समझ में आए? उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे, समझ मारी बात। तो याद रहिएगा, शपथ ग्रहण कौन दिलाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और एग्जामिनर अगर बोलेगा सर्वोच्च न्यायालय नहीं लिया, वहां लिख देगा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ नागरिक, तब वरिष्ठ न्यायाधीश, तब क्या जवाब मारेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष बोलेंगे। ठीक है, तो 90% स्टूडेंट जवाब देता है क्या, अच्छा शपथ ग्रहण उपराष्ट्रपति है। ठीक नहीं, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे लेकिन शपथ ग्रहण करेंगे वरिष्ठ नागरिक वरिष्ठ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, और मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ नागरिक के समक्ष लेंगे। और शपथ ग्रहण संविधान के किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है, अनुच्छेद 60 में मेंशन किया गया है कि अगर शपथ ग्रहण राष्ट्रपति का किस आर्टिकल के तहत किया जा सकता है। ठीक है, अब वो शपथ ग्रहण क्या है अगर आपको सुनने को मिलेगा, देखिए राष्ट्रपति का शपथ यही 3 वर्ड में होता है, 3 सेंटेंस में। पहला, श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यकाल करूंगा। ठीक है, शपथ लेते हैं ना, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ते हैं पेपर। ठीक है, हाँ, तो शपथ ग्रहण नहीं रहता है ऐसे, तो ना फिल्मी स्टाइल है क्या, पेट रहता है लिखा हुआ, ऐसे नहीं हाथ तक के नहीं होता है, पढ़ते। ठीक है, बोला जाता है, पहला उनका नायल है कि श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यकाल करूंगा। दूसरा उनका प्रॉमिस रहता है संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करूंगा। मतलब संविधान का जो बनाया गया हमारे देश में उसकी सुरक्षा का दायित्व हमारे अंदर में रहेगी और किसी तरह उसका अतिक्रमण अनुच्छेद विघटन नहीं किया जा सकता। और अंत में लिखा गया भारतीय जनता की सेवा और
कल्याण में निहित रहूंगा। मतलब हमारे देश में जो भी संविधान बना है उस संविधान का वो जजमेंट भी करते हैं, ऐसे थोड़ा ना सिग्नेचर करते हैं, वो परामर्श होता है। मंत्री परिषद जो बनाया गया उससे परामर्श लेने के बाद जब देखा जाता है कि नहीं ये हमारी इस कार्य जो है, ये बिल जो पास किया गया है हमारे देश की जनता के लिए बहुत ही मान्य है, तो उस पर सिग्नेचर करते हैं। तो ऐसे नहीं कि वो परामर्श भी लेते हैं। ठीक है, तो यही 3 बातें वो शपथ ग्रहण में जो मुख्य रूप से दिलाई गई है कि वो शपथ ग्रहण में क्या क्या वर्ड बोलना है। समझ में आ गई बात? तो पहले वर्ड क्या बोला गया है? श्रद्धा पूर्वक करूंगा। दूसरा संविधान, और तीसरी बात, ठीक है, कम से कम शपथ ग्रहण तो बोल दीजिए। नहीं करेंगे तो कहीं कम से कम आपको सौभाग्य मिल रहा है कि राष्ट्रपति महोदय जी जो हमारा शपथ ग्रहण रहते हैं, कम से कम वो सब वर्ड तो आप बोले, नहीं तो खाली तो रटना है एबीसी की। यहां तक कोई दिक्कत, कहीं कोई सुविधा नहीं है? पृथ्वी लोग इधर आना है। चलिए, अब राष्ट्रपति महोदय जब काम करेंगे तो उनका वेतन भी देना चाहिए, ऐसी थोड़ा ना है, उनका अपना भी पारिवारिक जीवन है। ठीक है, तो पारिवारिक जीवन में क्या है, राष्ट्रपति का जो होता है वो मेंशन किया गया है वेतन के बारे में। किस अनुच्छेद के तहत? 59, आर्टिकल 59 के तहत बताया गया है कि राष्ट्रपति महोदय को निशुल्क शासकीय निवास मतलब जहां वो निवास स्थान करेंगे, रहेंगे, वो उनको निशुल्क रहेगा, उस पर उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और उस निवास स्थान को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। तो राष्ट्रपति भवन में जब वो रहेंगे तो उन पर कोई शुल्क या उनका मासिक किराया नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही राष्ट्रपति उन सभी उपलब्धियों और भत्तों और विशेष अधिकारी को हकदार होंगे जो संसद द्वारा समय समय पर निश्चित किया जाएगा। मतलब संसद द्वारा राष्ट्रपति के बने भत्ते की बात हो, सैलरी की बात हो या सुविधाएं की बात है, अगर कोई चेंज होता है तो पूर्ण रूप से उसके हकदार होंगे। ठीक है, उसके अहम बात पहले देखिए, ये हमारे राष्ट्रपति के पेंशन एवं भत्ते का किस अधिनियम के तहत? 2008 अधिनियम के तहत। पहले उनकी सैलरी जो थी 1.5 लाख रुपए थी। कितनी थी? 1.5 लाख, जिसे बढ़ा करके वर्तमान में 5 लाख रुपया मासिक कर दिया गया है। हर मंथ 5 लाख रुपया उनकी सैलरी होगी। हाँ, और सबसे अहम बात क्या है, उन पर उनको किसी प्रकार का टैक्स और कर नहीं देना पड़ेगा। अगर आप सरकारी विभाग में किसी पोस्ट पर अगर चल जाते हैं ना, तो आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आपकी सैलरी सपोज कि 30,000 है तो 30,000 नहीं मिलेगी, वो टैक्स काट करके मिलेगा इनकम टैक्स के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति महोदय का जो वेतन होता है वो कर से मुक्त होता है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाता है। तो देखिए, पहले किस अधिनियम के तहत? आपका 2008 अधिनियम के तहत। बोलो बोलो, अरे क्वेश्चन पूछेगा तब तो आनंद हमको भी आएगा, तो हम भी अपना स्तर से बढ़ाते हैं। तब तो जब तक कुछ नहीं होगा तब तक तो नहीं समझ में आएगा। इतना पैसा, तो सुनिए पैसा क्या करते हैं। तो आप जो होते हैं राष्ट्रपति पद पर चले गए हैं, तो आपका जो पीछे भी तो फैमिली है, तो आपका सपोज दैट राष्ट्रपति पद 5 साल के बाद खत्म हो गए, तो आप जो संचित करेंगे पैसा उसी ने काम करेंगे। ठीक, अब इसका एक क्वेश्चन बड़ा होगा, सबको तो पैसा गवर्नमेंट देते हैं, तो राष्ट्रपति को पैसा कौन देते होंगे, है ना? ये भी क्वेश्चन है। वो तो भारत का सर्वोच्च नागरिक है, वो अपने संविधान के सर्वोच्च पर बैठे हुए हैं। तो कौन? तो हमारे देश का संचित निधि से पैसा दिया जाता है। बोलेंगे संचित निधि क्या है? आम जनता के द्वारा कर के द्वारा जो पैसा जमा किया जाता है उसी पैसा को कहा जाता है संचित निधि। उसी संचित निधि से हर महीने अधिनियम 2008 के तहत राष्ट्रपति महोदय को 5 लाख रुपया मासिक सैलरी दिया जाता है। सही आई बात? हाँ, कुछ तो खर्चा है, डेफिनेटली कुछ खर्चा नहीं है। हाँ, रखना है तो करना क्या। आपको भवन इतना मिला हुआ है, सारी सुविधाएं से A to Z, कहीं भी विदेश जाइएगा सब सरकारी खर्च पर घूमिएगा फिरिएगा, तो समझ में आता है ना। तो राष्ट्रपति का इसीलिए देखिएगा, राष्ट्रपति का पद 2 ही अवस्था में मिला है। याद देने देखिए, ये तो चुनाव पहले बोले राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा होता है। तो आप किसी सपोज देखिए, सुन लो, सपोज करो कि एक्स पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, एक्स पार्टी से बिलोंग कर, अब उस पार्टी के लिए एकदम जीवन प्रयत्न काम किए हैं,
तो आप लास्ट में उसको विदाई देना चाहिए ना, तो बस उनको राष्ट्रपति बना करके भेज दिया जाता है, जाइए आप इतना काम किए हैं, आप लास्ट में पद लीजिए। ठीक है। या समाज के लिए देखते हैं कि नहीं, सभी पार्टी लोगों ने स्वर में, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, वो क्या करते थे, वो जितने भी उनकी पैसा आती थी वो सब डोनेट कर देते थे, कुछ भी पैसा नहीं लेते थे। वो जितना उनका एक दिन का खर्च होता था, एक महीने का अपना निजी खर्च का, और बाकी जो पैसा बचता था सब वो सामाजिक कल्याण में दान कर देते थे। ठीक है, तो उनकी बात अलग है। ठीक है, अब उनकी तरह राष्ट्रपति मिलना देश में बहुत ही मुश्किल है। चलिए, तो ये बताया गया है, तो चलिए आपने कम टू द पॉइंट। आपका राष्ट्रपति का वेतन जो होता है और उनके जो सुविधाएं किस अनुच्छेद के तहत मेंशन किया गया है, 59। अब वेतन जो होता है किस अधिनियम के तहत बढ़ाया गया था, 8। पहले राष्ट्रपति का वेतन कितना हुआ करता था, मासिक वेतन 1.5 लाख, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 लाख बढ़ा दिया गया है। तो राष्ट्रपति कैसे बनना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए, कैसे वो काम करेंगे, किसके सामने शपथ लेंगे, किसके सामने वो त्याग पत्र देंगे, और किसके सामने वो वेतन उठाएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए खत्म हो गया। तो समझ में आई बात। तो इतना आपका अभी वह राष्ट्रपति के पोस्ट तक बैठ गए। अब राष्ट्रपति के क्या पावर है, क्या क्या उनको राष्ट्रपति के पद पर किसी व्यक्ति को रहते हुए क्या क्या उसको मन कार्य करना है, किस प्रकार देश के संविधान में वो संशोधन कर सकते हैं, या वहां पर क्या उनको वीटो पावर मिला गया है, महाभियोग क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो आज की कार्रवाई समाप्त होती है। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।